नमस्कार जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान। बागेश्वर में 55.38% हुई वोटिंग। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच 8 सितंबर को मतगणना। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान। चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। कहा, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के पतन की हुई शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। पहले दिन सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने दी पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर किया शोक व्यक्त। सीएम धामी ने कहा, चंदन रामदास का जाना हमारे लिए बड़ी दुख की बात। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। आयुक्त गढ़वाल ने प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से किया संवाद। रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेज से छेड़छाड़ का मामला। कोर्ट में काम नहीं कर रहे हैं वकीलों को निशाना बनाने का आरोप। बागेश्वर उपचुनाव के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान 7 बजे से शुरू हुआ। बता दें कि इस दौरान 188 बूथों पर वोट डाले गए। यहां तक कि लगातार बारिश के बीच भी मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं बता दें कि मतदान के चलते सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जिले के बॉर्डरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बता दें कि बागेश्वर में 55.38% वोटिंग हुई। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। वोटरों को धन्यवाद कहूँगी और हमारी क्षेत्रीय जनता जो भी है सब वोट करेगी, क्योंकि यहाँ के विकास को लेकर के जितना विकास मंत्री जी ने यहाँ पर किया है उसी को लेकर बहुत अच्छा रुझान लग रहा है और बहुत अच्छा समर्थन के साथ हम लोग आगे आएंगे और जनता का पूरा रुझान हमारी तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन से और उसके रोजगार विरोधी नीति से और इसके अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य शिक्षा सारी चीज़ों को जनता देख रही है और वो रूलिंग पे है और उसके बावजूद वो कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, तो पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या बताएंगे आज जो वोटिंग हुई है, कितनी प्रतिशत आज वोटिंग हुई है और किस तरह का उत्साह जो है मतदान करने वाले लोगों में देखा गया है? निश्चित रूप से गौरवी, आज बागेश्वर में उपचुनाव हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चली है। जो वोटिंग प्रतिशत की बात आपने की है तो तकरीबन 55% के आसपास वोटिंग हुई है, क्योंकि 2022 में ये वोटिंग प्रतिशत तकरीबन 63 के आसपास 63% के आसपास था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 8% वोटिंग जो इस वक्त है वो कम हुई है। हालांकि अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए, मार्जिन की बात की जाए, तो हमेशा वहां पे बीजेपी ही जीती है। 2007 से चंदन रामदास वहां पर लगातार विधायक थे और साथ ही साथ 2022 में जब उनका निधन हुआ तो वो सीट तब से खाली थी और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हीं के परिवार से उनकी जो पत्नी है पार्वती दास, उन्हें वहां पर प्रत्याशी बनाया था। और आज जो है ईवीएम में सभी प्रत्याशी, जो वहां पर 5 प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों का भाग्य कैद हो चुका है। 8 सितंबर को मतगणना होगी और इसी के साथ ही साथ देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि कौन सी पार्टी विजयी होती है, क्योंकि लगातार सभी पार्टियां दावा कर रही थी कि जीत हमारी होगी। और जो मुख्य लड़ाई देखी जा रही थी वो 2 ही पार्टियों में देखी जा रही थी, चाहे बात भाजपा की जाए या कांग्रेस की जाए। तो ये मुख्य जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्हीं पर जो मेन लड़ाई देखी जा रही थी मुख्यतः इन्हीं के बीच ही देखी जा रही थी। साथ ही साथ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े यही कहते हैं उत्तराखंड में अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सत्ताधारी दल की वापसी हमेशा से हुई है। वहीं अगर 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 के आंकड़े ये के अनुसार स्वर्गीय चंदन रामदास को तकरीबन 30,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं जो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं बसंत कुमार, उन्हें 15,000 के आसपास वोट मिले थे। और साथ ही साथ जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं रणजीत दास, उन्हें 19,000 वोट हासिल हुए हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने पुराने और नए कैडर के वोट को बचाने में सफल होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी जीत होती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी देखने वाली बात 8
सितंबर को ही पता चलेगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत कर आती है, क्योंकि दावा दोनों पार्टियां कर रही थी। 5 प्रत्याशी मैदान में थे इस वक्त। तो 8 सितंबर को क्या होगा, ये भाग्य प्रत्याशियों का खुलेगा जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। जी गौरवी। तो वोटिंग के दौरान पुलिस और प्रशासन की किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी सुरक्षा को लेकर? गौरवी, जब मतगणना शुरू हुई, माफ कीजिएगा, मतदान शुरू हुआ, तो तब बागेश्वर के जितने भी बॉर्डर थे बागेश्वर विधानसभा के, वो सील कर दिए गए थे। पोलिंग पार्टियां पहले ही अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी। पूरे बागेश्वर चुनाव में संपन्न कराने के लिए 15 मिनी ऑब्जर्वर चुनाव आयोग की तरफ से रखे गए थे। इसी के साथ ही साथ 1444 सुरक्षाकर्मी इस मतदान चुनाव को संपन्न कराने में शामिल रहे। साथ ही साथ 800 से अधिक जो चुनाव अधिकारी वहां पर थे इस वक्त, वो मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटिंग हुई है इस वक्त, वो कम हुई है। और ये देखने वाली बात है कि जब 8 तारीख को मतदान की जब मतगणना होगी तो कितने प्रतिशत वोट किसे मिलते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अभी तकरीबन 18 पोलिंग पार्टियां, जो जानकारी अभी तक आई है, 18 पोलिंग पार्टियां वापस आ चुकी हैं और स्ट्रांग रूम में ईवीएम सील की जा चुकी है। साथ ही साथ ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज रात तक सभी ईवीएम वापस आ चुके होंगे, क्योंकि वहां पर 188 मतदेय स्थल और 172 मतदान स्थल वहां पर बनाए गए थे। पूरे जो बागेश्वर विधानसभा की बात की जाए तो पूरे बागेश्वर विधानसभा को 3 जोन में बांटा गया था और 28 सेक्टर में टोटल वहां पर कुल मिला के बांटा गया था। तो इस लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार अभी जो वहां की डीएम है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो मतदान है वो संपन्न सफल हुआ है। तो देखने वाली बात अब यही है कि 8 तारीख को क्या रिजल्ट वहां पर आते हैं। जी गौरव। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस प्रदेश कमेटी के द्वारा राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में लगातार चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार की जीत वोटिंग के रुझान से सुनिश्चित कर दी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जीत से भाजपा के पतन की शुरुआत हो जाएगी। और बागेश्वर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, वो परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं और उन्हें फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में बसंत खिलाएंगे, बसंत कुमार जीतेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन सीएम धामी समेत सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि चंदन राम दास का जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने हमेशा हमें मजबूती देने का काम किया है। बहुत से काम जो वे करना चाहते थे हम उन्हें पूरा करेंगे। बागेश्वर की जनता के लिए करने वाले उनके अधूरे कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। दोपहर 2 बजे के बाद सत्र की कार्यवाही 6 सितंबर बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सुबह सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायक जोशी मठ आपदा को लेकर विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। सत्र के दूसरे दिन हंगामा होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष को सदन के भीतर और बाहर आपदा, अतिक्रमण, लोकायुक्त समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। पहले दिन निधन पर शोक के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया है कि प्रश्नकाल कल होगा, बिल्कुल कल होगा। सभी विधायकों से, सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बातों, अपने प्रश्न उठाएं। सप्लीमेंट्री भी हम लोग उठाने देते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी जो सदस्यगण हैं वो उठा सकते हैं। माननीय मंत्री लोग सारे उसका जवाब देंगे, तो प्रश्नकाल अच्छे से चले, शांतिपूर्वक चले, सुचारू रूप से चले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। हमारी चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। हमारा जोर है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे सभी प्रमुख विषयों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें नियमों के तहत। और अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है आपदा, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है बाजपुर के 20 गाँवों को जिन्हें मालिकाना हक मिल चुका है
वो 1 महीने से किसान वहाँ धरने पर हैं। सरकार सुन नहीं रही। मालिकाना हक मिलने के बावजूद उनको नोटिस दिए गए हैं, उनको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम चाहते हैं कि समयावधि बढ़े, जिससे हम विस्तृत रूप से हमारे माननीय विधायक हम सब मिलकर चर्चा कर सकें। सितारगंज में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा फलों के प्रबंधन, संरक्षण और प्रसंस्करण विषय पर कृषकों और महिला समूह को विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई। सितारगंज ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 40 कृषकों और महिला समूह को विभाग के द्वारा विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी गुंजिता भट्ट ने उद्यान विभाग के द्वारा वर्तमान में संचालित योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही घरेलू सामानों द्वारा अचार, जैम, सॉस आदि किस तरह से बना सकते हैं, इसकी भी पूर्ण जानकारी मुहैया कराई गई। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के समक्ष कई कृषकों और महिला समूहों के द्वारा कार्य को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। विभाग में चल रही जानकारी के विषय में कुछ बता दूं पहले आपको। हमारे विभाग में इस समय बागवानी की योजना चल रही है, जिसमें हम निःशुल्क पौधे देते हैं किसानों को। पॉली हाउस की योजना चल रही है जो नाबार्ड की तरफ से है, उसमें 80% सब्सिडी पे पॉली हाउस दिया जाता है। 500 वर्ग मीटर स्क्वायर का जो लग रहा है पॉली हाउस, उसमें 80% सब्सिडी देने पर जो किसान का 20% है वो 1,42,500 हो रहा है। और आज यहाँ ब्लॉक सभागार में 1 दिवसीय फल के प्रबंधन एवं खाद्य प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिलाएं आई हैं और हमारे जिले से रीता वर्मा मैम आई हैं, जो हमें यहाँ खाद्य से संबंधित जैसे अचार, जैम, जेली किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से उनको प्रिजर्व। और इसी बीच अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस के द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर हरिद्वार बार काउंसिल ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रोशनाबाद तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने अपना रोष जताते हुए कहा कि अब वकीलों को अपना काम करने में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वकील समाज में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन अब वकीलों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसे वकील किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं हरिद्वार बार काउंसिल के अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बर्बरतापूर्वक पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया और महिला अधिवक्ताओं को चैम्बर में जाकर बुरी तरह से मारा, इसी को लेकर आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया है। हापुड़ में यूपी पुलिस द्वारा, हापुड़ पुलिस द्वारा शांतिप्रिय तरीके से धरना देते हुए अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज हुआ और चैम्बरों में घुस के लाठीचार्ज हुआ, जिसमें महिलाएं भी थी, बहनें भी थे, जवान थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, और बुरी तरह से लाठीचार्ज करने के बाद, मारने के बाद ये धरना उसके विरोध में दिया गया। उसके बाद पुलिस ने मनमानी की। वहाँ के एसपी और पुलिस कहते हैं कि हम वकीलों को सबक सिखाने आए हैं, सबक वकील सिखाएंगे। है कि उत्तर प्रदेश में जनपद हापुड़ के जो न्यायालय था, वहां पर महिला के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ वहां पर कोतवाली में, और वहां पर अधिवक्तागण शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उस महिला अधिवक्ता का संबंधित कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो तो शांतिपूर्ण धरने पे वहां की जो प्रशासन, जो पुलिस था, उसने जो है लाठीचार्ज करवाया, जिससे सारी अव्यवस्था जो है ये फैली, और वो अव्यवस्था अभी पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे उत्तराखंड में भी आ गई है। G20 के रात्रि भोज वाले निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 के रात्रि भोज वाले निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी
की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हम बचपन से ही भारत माता की जय घोष का नारा लगाते हुए बड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष के लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। समिट के रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। बद्रीनाथ से 61 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री धाम में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुबह ही गांव के स्थानीय ग्रामीण भविष्य बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और मंदिर को पूरी तरह से रंग बिरंगे फूलों से सजाते हैं, जिसकी तैयारियां स्थानीय ग्रामीण कुछ दिन पहले ही करना शुरू कर देते हैं। भगवान भविष्य बद्री धाम में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के तादाद में नारायण भक्त पहुंचते हैं और पूरी रात भर यहां पर भजन कीर्तन का आयोजन होता है। आगामी 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने जा रहा है श्री भविष्य बद्री धाम। आप सभी भक्तों से निवेदन और विनम्र निवेदन है और नारायण की ओर से हम आप सभी को न्योता देते हैं कि आप 6 सितंबर को श्री भविष्य बद्री धाम में पधार कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लीजिए, भगवान की लीलाओं का आनंद लीजिए। आइए हमारे साथ श्री भविष्य बद्री धाम नारायण की तपस्थली भू बैकुंठ धाम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस की कार्यशैली सुधारने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने देहरादून पुलिस पर अधिवक्ताओं पर शोषण करने का आरोप लगाया। दरअसल रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के कागजों में फेरबदल कर करोड़ों के बंदरबाट का मामला सामने आया था, जिसमें अनियमितता सामने आने के बाद दून पुलिस ने नामी वकील केपी सिंह सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद एसआईटी मामले की जांच कर रही है। द्वारा आए दिन अधिवक्ताओं का जो शोषण किया जा रहा था, कभी जांच के बहाने से, कभी किसी और तरीके से, अधिवक्ता को न्यायालय में कोर्ट ऑफिसर कहा गया है और पुलिस द्वारा ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई सब्जी ठेली वाला होगा। और इसी क्रम में आज हम माननीय एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया और उनको बताया कि या तो पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारे वरना अधिवक्ताओं को सड़क पर निकलना पड़ेगा और उच्च अधिकारी हुए हमें घंटाघर पे पुतले फूकने पड़ेंगे, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा और ना ही हम न्यायालय परिसर में उनको जो हमारे कोर्ट मॉरियर और वकील जो आते हैं उनको इज्जत देंगे। रुड़की क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर ग्राम में विशालकाय मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मगरमच्छ की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ गांव के एक तालाब में देखा गया था। वन विभाग की टीम ने स्थानीय युवकों की मदद से मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया। मगरमच्छ का रेस्क्यू करने वाले युवक ने बताया कि गाँव के तालाब में विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर उसे बाणगंगा में छोड़ा गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरनपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों की तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी ये पतरामपुर चौकी इंचार्ज थाना जसपुर को कि
कि आज प्रातः एक युवक के द्वारा एक खेत में यूकलिप्टस के पेड़ काटने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई और वो पेड़ युवक पर ही गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे पुलिस लिया गया और उसके बाद पंचायतनामा भरा गया। इसके बाद अब शव को ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान। बागेश्वर में 55.38% हुई वोटिंग। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच 8 सितंबर को मतगणना। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान। चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। कहा, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के पतन की होगी शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। पहले दिन सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने दी पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर किया शोक व्यक्त। सीएम धामी ने कहा, चंदन राम दास का जाना हमारे लिए बड़ी दुख की बात। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज। 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। आयुक्त गढ़वाल ने प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से किया संवाद। रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला। कोर्ट में काम नहीं कर रहे वकीलों को निशाना बनाने का आरोप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।